जैसा कि आपको पता है आज हमारा ये 4th डे है और आज जूरिस्प्रूडेंस का सेशन होगा जिसमें इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की जो है वो लेक्चर दिया जाएगा। और इंशाल्लाह आज हम शॉर्ट ब्रेक भी लेंगे, इसमें टी ब्रेक होगा और टी भी सर्व की जाएगी इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ये भी हमने तय किया है कि जो कैंडिडेट्स रेगुलर हैं यहाँ पे और सारे सेशंस लेंगे उनको हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देंगे कोर्स का, और बाकायदा उसका एक हम प्रोग्राम का अरेंज करेंगे बाकायदा। इंशाल्लाह किसी न किसी जज को या किसी शख्सियत को हम बुलाएंगे और उनसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, तो एक ये भी करेंगे। और इंशाल्लाह MCQs भी आपको दिए जाएंगे जो आप आज वो भर के जो है उसकी की नोट्स आपको बता देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितना आप लोगों की तैयारी है इसमें। आपको पता है कि हम सेशन के स्टार्ट में मोटिवेशनल स्पीच कराते हैं, तो आज हमारे दरमियान जो हैं मैडम राबिया उमर तशरीफ़ रखती हैं। ये बाकायदा प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ये इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस की मेंबर भी हैं। जो इंटरनेशनल लॉ आप पढ़ रहे हैं तो उसकी मेंबर हैं माशाल्लाह से। और ये हमारे ADR बोर्ड जो MIA ADR बोर्ड है, फाउंडेशन है, और MIA AMCC जो MIA आर्बिट्रेशन मीडिएशन कंसिलिएशन सेंटर है उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मेंबर भी हैं हमारी। तो मैं आज इनको मदऊ करता हूं कि वो आएँ और आपसे खिताब करें। Everyone should have a goal in life. I mean, इस गोल की उतनी इम्पोर्टेंस है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कितने लोग आप में से यहाँ से हैदराबाद जाते हैं बस से, ट्रेन से, whatever। अब ट्रेन में जो आपके साथ वाले पैसेंजर बैठे हैं, अगर आप उनसे ये सवाल करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो आपको जवाब देते हैं जी मुझे नहीं पता, आप उनके बारे में क्या सोचेंगे? बताएं कोई जवाब, कोई कुछ कहना चाहता है? आप ये सोचेंगे ना जी गुस्सा करेंगे, या आप सोचेंगे मतलब कैसा आदमी है जिसको यही नहीं पता कि ये कहाँ जा रहा है। सो द सेम इज विद द गोल। आपका कोई गोल लाइफ में नहीं होगा तो आप क्या अचीव करना चाहते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप जो भी करें वो पैशन के साथ करें, चाहे वो अपना काम करें, चाहे कहीं जॉब करें, whatever you do in life, you should be full of passion. So that is my message to you for today. I would like to share my goal with you. My mentor, Lebeste Shaida Jameel, she was my teacher for international law at SM Law College, and she always used to push me to do something different. मैंने अपनी थीसिस की थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग में, और 2 महीने मैंने ICC की लाइब्रेरी में रिसर्च की थी। दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी, वहाँ जाना और फिर थीसिस का टॉपिक चूज करना, और फिर थोड़ा सा पुश चाहिए होती है। यू ऑलवेज नीड एन इंस्पिरेशन इन लाइफ, a mentor in life. That is very important. So, Barrister Shahida pushed me कि नहीं, go and do your research on this topic. वो इस पे करना चाहती थी, but somehow इस topic पे नहीं कर पाई. She said नहीं, जाओ and just do it. When I went there, it was a challenging work for me because with a Pakistani passport, entering into ICC library every day was a challenge. 40 minutes तो खाली अंदर जाने में लगते थे, passport verify and अंदर enter होना ICC के कैंपस के अंदर। फिर इंटरनेशनल वो क्रिमिनल थे डोमिनिक कॉन्वेंट, जिसकी लाइव ट्रायल्स चल रही थी वहाँ पर। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू अटेंडिंग द लाइव ट्रायल्स एज वेल, एंड 2 महीने मैंने उनकी लाइब्रेरी में रिसर्च की। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ आई गेस। सो माय गोल राइट नाउ इज टू गेट माय थीसिस पब्लिश्ड, and I've enrolled myself for my PhD in UK. Inshallah, 2 साल में I'll be a PhD. So international law has always been my favorite subject, and I'll be talking on that as well. I won't take much of your time. I would request Asaf to continue with the course. Thank you so much. मैं जो है उस शख्सियत को बुलाना चाह रहा हूँ जो मलिर बार के और मलिर कोर्स के जो हैं बहुत ही नामी गिरामी शख्सियत हैं। और आज हमने वैसे मलिर बार के प्रेसिडेंट राव साहब को मदऊ किया था, तो वो वहाँ पे कोई इशू हो गया तो वो शायद लेट हो जाएंगे, और उनको भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार। और सीनियर एडवोकेट हैं शमीम सुमरो साहब, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कुछ ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई खुशी की बात है, और मैं इसाक साहब और उनकी टीम का, दोस्तों का
शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला है कि मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से मुलाकात करूँ और उनसे अपने ख्यालात शेयर करूँ और जो हो सकता है मैं उनकी रहनुमाई करूँ। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जो सेशन अरेंज किया है इसाक साहब ने और उसके टीम ने और दोस्तों ने, तो ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट को वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जो जिस तरह की टेस्ट रखे गए हैं ना, तो उस तरह की फैसिलिटीज़ हमने कॉलेजों में प्रोवाइड नहीं की। बेसिकली तो होना ये चाहिए कि हर कॉलेज अपने अपने स्टूडेंट को इस लॉ गेट की भी तैयारी करवाए और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए, क्योंकि वहाँ से वो पढ़े हैं, अब वो टेस्ट दे रहे हैं, तो जिस तरह की वो एजुकेशन दे रहे हैं वो तो आप सबको पता है, आप पढ़ के आए हैं, उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके लिए तो ये ज़रूरी है ना, आपके कैरियर के लिए तो ये ज़रूरी हो गया है कि आप ये टेस्ट पास करें। जब आप ये टेस्ट पास करेंगे तो फिर ही आप आगे जाएंगे। तो इसलिए ये दोस्तों ने आज जो ये प्रोग्राम किया है और इसमें जिस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, आप इसको आप थारोली स्टडी करें और आप इन टॉपिक्स को देखें और अपने जो आपका जो सिलेबस है उसमें आप उसको वर्क करें। क्योंकि ये जो लॉ की फील्ड है ना, ये सेल्फ है सारी। आपको कोई भी ये कोई चमचा दवाई का नहीं है जो पिलाएगा। आपको हम एजुकेट करेंगे, लॉ बताएंगे, कानून बताएंगे, लेकिन इन चीज़ों को आपने खुद करना है। क्योंकि जब हमें ये डिग्री मिलती है तो डिग्री के साथ पैसे भी नहीं मिलते, कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती। हम सब लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से काम करते हैं, आहिस्ता 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 करके अपने कैरियर को बिल्ड करते हैं। और मैं समझता हूँ आप में से बहुत दोस्त कल के जज होंगे, कल के एडवोकेट जनरल होंगे, कल के कोई लॉ ऑफिसर्स होंगे, कोई प्रोसिक्यूशन में जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। तो आपके लिए बेसिक मेरी मोटिवेशन यही है कि आप लॉ को पढ़ें और जब आप एडवोकेट बन जाएंगे तो एक आपसे गुजारिश है कि जिस भी सीनियर के साथ आप काम कर रहे हो, जब आप कोर्ट में जाएं तो उसके फाइल को पढ़ें। पहला आपका काम ये होना चाहिए कि उसके फाइल को पढ़ेंगे आप, तो वो फाइल पढ़ने के बाद आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आज मेरा सीनियर किस चीज पे आर्ग्यूमेंट करेगा। सिर्फ फाइल उठा के ले जाना और फाइल उठा के वापस लेके आ जाना तो आपके काम नहीं आएंगे, और जो आर्ग्यूमेंट वहां करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक आप केस के फैक्ट्स नहीं समझेंगे। आपको अभी सिर्फ ये पता नहीं होना चाहिए, आपको ये पता हो कि 497 क्या है, इसमें बेल है, लेकिन एक मरहला अभी आप आगे जाएंगे। जब आप इनरोल होंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा इसमें तो मुझे बेल लेनी है, तो बेल लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टे लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये काफी नहीं है कि फलां सेक्शन में फलां काम होगा, अभी आपको लॉ को डीप और थारोली स्टडी करना पड़ेगा। तो आज का ये जो लेक्चर प्रोग्राम है इसमें आप शरीक हो रहे हैं और हमारे सीनियर उसको लेक्चर को आपको डिलीवर करेंगे, आप इनको समझें, आप में ग्रुप डिस्कशंस करें। हम मेरा तो ख्याल है, मैं तो चाहता हूँ इसाक साहब बैठे, सर दोस्त सारे बैठे हुए, एक इंस्टीट्यूट हमें बनाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी होती है आपको एजुकेट करना, क्योंकि हम तो अपना वक्त गुजार के आए हैं। अभी आपको जो भी हमारे पास सर्विसेज है, जो भी हमारे पास जो भी नॉलेज है, हम आप चाहते हैं कि हम आपको डिलीवर करें। तो इसके लिए कोई ऐसा फोरम बनना चाहिए, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनना चाहिए या कोई रिसर्च सेंटर बनना चाहिए कि हम इनको रिसर्च करें। इस पे ये नौजवान आप बैठे, आप रिसर्च का काम भी करें, आपकी एजुकेशन भी हो, कोर्टों में भी अपीयर हो। तो ये साथ साथ बैठे हुए भाई हमारे ये इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और साथ ही उनकी जो भी टीम है वो भी बहुत अच्छे काम कर रही है। तो मेरी तो तजवीज़ है कि एक जो है मुकम्मल तौर पर एक रिसर्च सेंटर कायम किया जाए, जिसमें जूनियर वकलास को मौका दिया जाए, कि लाइब्रेरी बनाई जाए, उसमें कोई ऐसे बंदोबस्त किए जाए। हमारे बहुत से वकील तरक्की कर चुके हैं, उन्होंने बहुत कमाया, अल्लाह ने दिया है, तो वो कुछ खर्चा करें और इन नए आने वालों के लिए हम एक रास्ता हमवार करें, उनकी एजुकेशन करें, क्योंकि यही तो हमारा मुस्तकबिल है, यही तो हमारे प्रोफेशन को आगे ले जाएंगे। तो इनकी रहनुमाई करें। मैं भी हाजिर हूँ आपके लिए, मेरी जहाँ भी ज़रूरत हो, जिस भी मैं क्रिमिनल लॉ में काफ़ी अच्छा काम करता हूँ, अपनी तारीफ करनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसमें अगर कहीं भी आपको कोई मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। शुक्रिया। मेहरबानी। सालिम सलाम अंसारी साहब जो कि सीनियर एडवोकेट भी हैं और बहुत सी इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, उनके मुसन्निफ भी हैं,
असल में इन्होंने जो है मोटिवेट किया मुझे, और हम इन्हीं की सरबराही में जो है ये प्रोग्राम का आगाज़ भी किया और इसको कंटिन्यू चला रहे हैं। इनकी बड़ी मुस्तैदी है कि ये बिल्कुल अपनी टीम के साथ हर चीज़ की हाव नो रखते हैं कि क्या हो रहा है, पूरा प्रोग्रामिंग के ऊपर पूरा माशाल्लाह से इन्होंने जो एक सुपरविज़न रखी हुई होती है। तो मैं समझता हूँ इनका बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, इसको चलाने में। तो मैं समझता हूँ इनके लिए क्लैप होने चाहिए ज़रूर। और जैसे शमीम सुमरो साहब ने, ये हमारे भाई भी हैं, इन्होंने कहा कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कुछ होना चाहिए, तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि जो हमारा MIA AMCC आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर है, इसमें हमने अपना बोर्ड बनाया हुआ है, और उसमें हमने लेक्चरार्स, बाकायदा लेक्चरार्स का बोर्ड है, और उसमें भी सालिम सलाम साहब जो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं इसके अंदर। तो इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सालिम साहब। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो जूरिस्प्रूडेंस है, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, और इसके जो हैं 5 मार्क्स हैं। और ये सिलेबस जो इसका है वो जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सेलमन है फॉर LLB स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जूरिस्प्रूडेंस जो ड्राइव हुआ है वो फ्रॉम लैटिन से ड्राइव हुआ है। टर्म है इसकी जूरिस्प्रूडेंशिया, और इसके मतलब है द स्टडी, नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ। इसके ये डेफिनेशंस हैं, और इसकी जो हैं वो 3 किस्में हैं। जो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, इसका मतलब है लॉ एज इट इज, और एक हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस है, लॉ एज इट वाज, और तीसरा इसकी जो काइंड है वो एथिकल जूरिस्प्रूडेंस है, लॉ ऑट टू बी। अब मैं जो हमारे लेक्चर देने के लिए आ रहे हैं, माशाल्लाह से बड़े वेल कन्वर्सेंट और वेल वर्स्ड हैं, डॉक्टर मोहम्मद खालिद हयात साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इस वक्त हालिया कैबिनेट के हमारे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो डायस पे तशरीफ़ लाएं और अपने लेक्चर का आगाज़ करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इसहाक साहब का, इनकी टीम का, हमारे बड़े भाई सालिम सलाम अंसारी साहब का, और पर्सनली तौर पे मैं शमीम सुमरो साहब का भी थैंक यू कहूँगा, जिन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल से, मलीर से टाइम निकाल के यहाँ पे आए और आप लोगों को एड्रेस किया। ये मेरी हमेशा से दिली ख्वाहिश रही है कि जो न्यू एंट्रेंट होते हैं किसी भी प्रोफेशन में, वो एक लाइफ लाइन या ब्लड लाइन का उनका स्टेटस होता है, और अगर हम लोग सीनियर्स लोग ही उनकी आबियारी नहीं करेंगे तो हमारा प्रोफेशन या किसी तरह का भी प्रोफेशन वो नापैद हो जाएगा। एवोल्यूशनरी स्टेज पे वो नहीं बढ़ पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो मैं समझता हूँ ये काविश बहुत अच्छी है, और इसमें मज़ीद मैं इसहाक साहब को और सालिम भाई को इसमें दाद देता हूँ कि उन्होंने ये कंटिन्यू किया और करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें मेरी से भी अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है, और या हमारी काबीना से भी किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो वी आर अवेलेबल। माशाल्लाह बड़े जुबिलेंट और फ्रेश फेसेस में देख रहा हूँ, जिनके चेहरों पे बड़ी पुरुमीदी है कि हम इस प्रोफेशन में कदम रख रहे हैं, और इंशाल्लाह अज़ीज़ कामयाब होंगे। मुझे अपने उस्ताद की एक बात याद आती है कि लॉ प्रोफेशन एक ऐसी माँ है जो कि अपने हर बच्चे को खाना खिलाती है। और ये बात हमने जब उस वक्त हमें बताई गई थी तो हमने सीखी थी, तो हम ये नोट करते थे कि यार हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे क्लास में 1000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, ये कराची के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। इकनॉमिकली हम लोग सोचते थे कि कैसे ट्रिकल डाउन अफेक्ट होगा, ये तो फिर पता नहीं, सब बेरोज़गार हो जाएंगे। उस वक्त भी हमें लोग कहते थे कि यार आप वकील क्यों बन गए, वकील में तो पहले क्या कम थे, आप बेरोज़गारी के लिए आएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज डाउन द लेन 25 साल बाद मैं देखता हूँ तो 25 सालों में वो 1000 स्टूडेंट्स में कुछ 4 या 5 लोग कराची में प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं, बाकियों का नहीं पता। वजह क्या थी? हौसला ना होना, मुस्तकिल मिजाजी ना होना,
अपने वक्त का इंतज़ार ना करना। मैं यहाँ माफ़ी भी चाहूँगा, जो बात मैं कहता चलूँ कि हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश जब आप करेंगे तो आप नाकाम होंगे। अंग्रेज़ी का एक मकौला है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। कामयाबी हमेशा मेहनत करने वाले के कदम चूमती है। ये बड़े बड़े वलियाओं का, बड़े बड़े लोगों का, लीगल एक्यूमेंट थिंकर्स का ये शोबा है। हमारे पास तो सिर्फ कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, इन लोगों की सिर्फ वो एक पस मंज़र या प्रोफाइल बताता जाता है कि उन्होंने सियासी तौर पे क्या काम किया। मगर आपको ये बात शायद बहुत कम पता हो, माँ सिवाय कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अलावा कि अल्लामा इकबाल वो भी बैरिस्ट्री कर चुके थे, सर सैयद अहमद ख़ान उन्होंने कानून की तालीम हासिल की थी। और ये आपको फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि LLB की लॉ की तालीम इस वक्त हर MNA MPA वगैरह या जो भी पॉलिटिक्स में होता है या मेंबर बनता है तो वो लाजमी हासिल करता है। अमेरिका की मिसाल ले लें, बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, इन सब लोगों ने बाकायदा तौर पे लॉ की तालीम हासिल की हुई थी और ये प्रोफेसर्स थे। क्यों इनका चुनाव किया गया, क्या वजह थी? इन्होंने पूरे मुल्क, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया के सदर थे ना, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ प्रोफेशन। बहरहाल ये एक मोटिवेशनल स्पीचेस काफ़ी हो चुकी हैं, सब हो चुका है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता चलूँ, डेफिनेटली वकालत तो है ही है, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि मैं भी दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको अपना पस मंज़र बता देता हूँ कि मैं ज़ैबुल के अंदर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ लॉ का मेंबर हूँ, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ क्रिमिनोलॉजी का मैं मेंबर हूँ ज़ैबुल के अंदर, और साथ ही मैं ज़ैबुल के अंदर मैं बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड का मेंबर हूँ। फिर कराची यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ का बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च का मेंबर रहा हूँ। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में करंटली मैं एडिटर हूँ एक रिसर्च जर्नल का, मेरे अंडर में रिसर्च जर्नल है। और ये आप मुझे बताते हुए आप लोगों को खुशी महसूस हो रही है ये अपनी नौइयत का पहला रिसर्च लॉ जर्नल है। जैसे कि शमीम साहब ने अभी बताया कि हमारे यहाँ इस लीगल प्रोफेशन में नई जिद्दतों जहतों की बड़ी ज़रूरत है। मैं उस दिन कहीं पढ़ रहा था और ये बड़ी दुखी दिल के साथ आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, और ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आप आने वालों को सबके साथ ये शेयर करूँ। इंटरनेशनली सालाना तौर पे जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो तकरीबन 4.4 मिलियन पब्लिश होते हैं। 44 लाख के करीब आर्टिकल्स इंटरनेशनली यूनिवर्सली पब्लिश होते हैं। और दुखी दिल की जो बात बताने की है वो ये है कि पाकिस्तान का इसके अंदर इनसिग्निफिकेंट रोल है। मैंने कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट के, प्रोफेसर के, रिसर्चर के, थिंकर के कोई आर्टिकल्स उनके अंदर नहीं देखे हैं। लिखना तो दूर की बात है, रिसर्च आर्टिकल ही नहीं है। तो इस बात पे मुझे महसूस हुआ, मैंने कहा यार ये बड़ा इशू है यहाँ पे, और यही वजह है हमारे यहाँ आज तक, अगर आपने देखा होगा, सालिम भाई मेरे से एग्री करेंगे, साथ भी एग्री करेंगे, शमीम साहब भी एग्री करेंगे, हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ों का दिया हुआ कानून है वो तो ठीक है दे दिया, आज तक हम इसको रिफॉर्म नहीं कर पाए। जब रिसर्च होगी तो रिफॉर्म होगा ना, रिसर्च नहीं होगी तो रिफॉर्म नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग जहन में रखें, डेफिनेटली अपनी आदत लिखने की डालें, अभी से डालें। इस वक्त माशाल्लाह तकरीबन हाल भरा हुआ है, कोई 150 के करीब स्टूडेंट्स हैं। अब आप ये सोचें कि मैं देख रहा हूँ ये 150 आर्टिकल्स हैं, 150 रिसर्चर हैं, 150 थिंकर हैं, यू नेवर नो आप लोग कहाँ जाते हैं। मगर आप लोगों ने अपनी आदत अगर बनाई हुई होगी राइटिंग की, सालिम साहब की बड़ी अच्छी आदत है, ये बड़े अच्छे थिंकर हैं, बड़े अच्छे लिखारी हैं, राइटर हैं, इनके अपने आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, छपती हैं। मैं भी काफ़ी ज़्यादा तफल मकतब हूँ, तो कुछ ना कुछ इनकी से कुछ कंट्रीब्यूशन मैं लेता रहता हूँ। डेफिनेटली इनके 2 आर्टिकल्स हैं मेरे लॉ जर्नल्स के अंदर, इंशाल्लाह लजीज़ वो पब्लिश होंगे। तो आप लोगों ने वो आदत बना के रखनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल के बाद डाउन द लेन आपके कोई आर्टिकल इंटरनेशनली हार्वर्ड लॉ स्कूल का जो लॉ जर्नल है वहाँ पब्लिश हो रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट होगा। एनीवेज, बहस बहुत की जा सकती है, बातें भी बहुत होंगी, शाम को 5 बजे तक भी बोल सकता हूँ उस पर।
अब आते हैं मेन चीज़ पे जिसकी वजह से हम लोग ये सब यहाँ गैदर हुए हैं। और स्टूडेंट्स, जब हम लोग LLB किया करते थे तो उस वक्त फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो है लॉ गेट के ये तमाम टेस्ट वगैरह मैंडेटरी नहीं होते थे, मगर अल्लाह की बड़ी करम नवाजी, माँ बाप की दुआएं होती थी कि हम शुरू से ही एक तरह के किताब में पढ़ने लिखने वाले थे। किताब से हमारी दोस्ती रही है, इल्म दोस्ती थी, बड़े बुज़ुर्गों की गैदरिंग में हम बैठा करते थे। तो उससे अल्लाह पाक का शुक्र है आज इस मकाम पे हम पहुँचे हुए हैं। लॉ गेट बेसिकली एक तरह का एडमिशन टेस्ट है। पहले आप लोगों को इसमें अवेयरनेस हो गई होगी, और टाइम को बचाते हुए मैं मुख्तसरन ये बताऊंगा कि हमारे पास 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स में से दूसरे तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह उनके जिन्होंने एलोकेट किए हुए हैं, हमारे पास 2 तरह के जुरिस्प्रूडेंस हैं। एक तो मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस है और एक जिसको उसूल फ़िक़्ह कानून कहते हैं, और दूसरा है इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस जिसको उसूल फ़िक़्ह इस्लामी कानून कहते हैं। 10 नंबर के टोटल इसमें MCQs हैं और 5 एक के आएंगे, 5 दूसरे के आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जुरिस्प्रूडेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस थोड़ा सा ड्राई खुश्क सब्जेक्ट है। फ़लसफ़ा इसमें ज़्यादा है, और जो भी चीज़ फ़लसफ़े वाली होती है वो समझ में नहीं आती जब तक कि आप उसको एग्जांपल्स के साथ ना समझाएं। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आपको थोड़ा सा मुझे मेरा साथ देना है और थोड़ा सा आपने रिकॉल करना है अपने उस LLB के दौर को, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जुरिस्प्रूडेंस जब पढ़ाया जाता है तो वो फर्स्ट ईयर में पहला सब्जेक्ट होता है, और आजकल 5 साल का इन्होंने LLB कर दिया है। तो जब बाय द टाइम स्टूडेंट फारिग होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि जुरिस्प्रूडेंस रहता क्या है, इसके सब्जेक्ट्स क्या हैं। उस पर ज़्यादा फोकस उसका CPC, CRPC, इंटरनेशनल लॉ, जो 3rd ईयर के या 5th ईयर के जो 10th सेमेस्टर्स के जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर उसका फोकस रहा होता है। तो वो अल्टीमेटली जुरिस्प्रूडेंस भूल जाता है कि क्या चीज़ है, बेस कहाँ थी भाई, वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, मगर पीछे पस मंज़र पे जो फ़िलासफ़ीज़ चल रही होती हैं वो सब की सब जुरिस्प्रूडेंस की चल रही होती हैं। स्टूडेंट्स, कोई आप लोगों से मुझे ये बता सकता है कि व्हाट इज़ जुरिस्प्रूडेंस? जुरिस्प्रूडेंस क्या है? एनीबॉडी? वन बाय वन। ओके, और फंडामेंटल, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? ओके, एंड यस, मदर ऑफ लॉ। ओके, एनीबॉडी एल्स? ठीक है, दैट इज मच क्लोजर, बट यू पीपल आर मिसिंग वन थिंग। क्या है? इट इज अ बेसिकली स्टडी, इट इज स्टडी ऑफ लॉ। या तो आप उसको स्टडी कह लें, या स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ, या स्टडी ऑफ लॉ। अगर आपने ये समझ लिया तो बाद में हमारे पास 5, 10, 12 किसके करीब जो है ना प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने अपने अंदाज में इसको बताया है। किसी ने इसको सिविल लॉ कहा है, किसी ने इसको जो है ना पॉजिटिव लॉ कहा है, ठीक है ना। बात लॉ की स्टडी को जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अब व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस? जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंशिया, it is a basically Latin terminology, jurisprudentia, the study of law. Whenever you study the law, it is called the jurisprudence. Jurisprudence basically है क्या? कुछ अरसे से, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड से जो प्रैक्टिसेस कॉमन लॉ में होती रही हैं, उन्होंने कंपाइल करके एक बुक शेप में लेके आ गए हैं। आपने जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा ही है ना। क्या होता है? कस्टम्स होते हैं, प्रैक्टिसेस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, और सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली अ कोडिफाइड लॉ। व्हेन वी से द कोडिफाइड लॉ, इट मींस के जो पुराने जितने डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स हुए हैं उनको उन्होंने कंपाइल करके एक बुक शेप में नैरेटिव फॉर्म में कुछ सेक्शंस लेके 100, 200, 300 के करीब सेक्शंस बना दिए। दैट इज कॉल्ड द कोडिफाइड लॉ। ठीक है, ये आपको फर्क पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कोडिफाइड लॉ एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द जुरिस्प्रूडेंस इन द कॉमन लॉ। तो ये तमाम जो फलसफी थे, फिलोसोफर्स थे, फ्रॉम टाइम एंड अगेन उन्होंने अपनी फिलोसफीज को प्रोपाउंड किया, बताया, एक्सप्लेन किया।
दैट बिकम द पार्ट ऑफ आवर जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस क्यों ज़रूरी होता है, ये सब आपको आई होप के पता होगा। लॉ क्यों ज़रूरी होता है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को कैसे गवर्न करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे, वो होपफुली आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉ गेट की ये बुक आप लोगों के पास, सबके पास अवेलेबल होगी। साख साहब के पास भी अवेलेबल है, पुराना एडिशन है। ये है सर उमर लतीफ़ अब्दुल फतेह, लॉ गेट एंड सी लॉ, नेशनल एकेडमी ऑफ लाहौर ने पब्लिश किया। ये कंप्रेहेंसिवली इज़ अ वेरी गुड बुक ऑन द लॉ गेट। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा लेक्चर दिए हैं यहाँ पे अपने अम्ब्रेला हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अम्ब्रेला में, तो मैंने ये स्टूडेंट्स को किया था। और मेरे ख्याल में आप लोग उसका हिस्सा हैं या नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप का? कुछ हैं मेरे ख्याल में, फ्यू ऑफ देम। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप जो पिछली दफ़ा हमने हाई कोर्ट के लेवल पे एक ग्रुप बनाया था, जो हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी लॉ गेट की, तो हमने सबको इनवाइट किया था। हमारे जो मेंबर मैनेजिंग कमेटी हैं, अदनान साहब हैं, अदनान मलिक साहब हैं, तो मैंने उनको कहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, वो बना के उन्होंने ऐड किया था। तो काइंडली आप वो नंबर ले लीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, और होपफुली आप लोग उसमें ऐड हो जाएं अगर कैपेसिटी अवेलेबल होगी। अदरवाइज़ तो दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बना देगा, जिसके अंदर टाइम एंड अगेन स्टूडेंट्स बहुत सी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का। पेज नंबर 181 पे इन्होंने लिखा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन टर्म जूरिस्प्रूडेंशिया which means the study, knowledge or science of law। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखिएगा, लॉ गेट इज नथिंग स्पेशल। आप लोगों ने अगर किसी भी सीएसएस का, पीसीएस का, एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का, जो इनका जो ऑफिसर्स का एग्जाम्स होता है ना, कॉमन एग्जाम्स होता है, आईक्यू चेक करने वाला, जस्ट लाइक दैट। अब आपने ये देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ये कहे कि जी डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि दैट इज द स्टडी ऑफ लॉ, तो स्टडी ऑफ लॉ के लिए आपने सिनोनिम इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि स्टडी, नॉलेज एंड साइंस ऑफ लॉ। हमारे यहाँ लॉ गेट का जो पैटर्न है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होते हैं, 4-5 क्वेश्चंस में से सिलेक्ट करना है। अच्छा, आंसर्स का प्रॉब्लम ये होता है कि एक जैसे मिलते जुलते हैं, ट्विन सिस्टर्स, ट्विन ब्रदर्स की तरह लगते हैं वो, ठीक है। मगर आपने अलर्ट रहना है कि जनाब कौन सा कॉमन है। लेट्स से कि आपके पास एक क्वेश्चन आया स्टडी, जैसे कि जो स्टूडेंट्स मीन्स डैश ऑफ लॉ, और नीचे स्टडी भी लिखा हुआ है, नॉलेज भी लिखा हुआ है, साइंस भी लिखा हुआ है। जब मैंने बात की स्टडी ऑफ लॉ, तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए दैट इज द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय प्रोफेसर सैलमन। उन्होंने अपनी डेफिनेशन देते हुए इसको स्टडी ऑफ द सिविल लॉ कहा था। तो आपकी प्रेफरेंस स्टडी होनी चाहिए, ना कि साइंस, और उधर नहीं कहीं घूमिएगा, ठीक है। क्योंकि जो इंटेंशन होगी जो प्रोफेसर की या जो सेटर होगा पेपर का, उसकी यही होगी कि वो बेसिकली थ्योरी पूछना चाह रहा है कि वेदर ही इज अ कन्वर्सेंट विद द थ्योरी ऑफ द सैलमेंट और नॉट। आपका सिलेबस भी सैलमेंट पे ही बेस करता है, ठीक है। Jurisprudence is the eye of law, it is the grammar of law. Jurisprudence is regarded as the philosophy of law dealing with the nature and functions of the law. It contains the general principle upon which actual rules of the law are based. It is also called mother of all laws. अब इन्होंने फिट्जगेराल्ड की, सैलमेंट की, ऑसन की, हॉलैंड, रॉस्को पॉन्ड, लीगल रियलिज्म, कीटॉन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, बेंथम की तमाम डेफिनेशंस दी हुई हैं इस पेज पे। किसी ने इसको कहा है कि सर्टन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू लॉ। ये फिट्जगेराल्ड ने एक डेफिनेशन फिलोसोफर था, उन्होंने प्रोवाइड किए कि किसी भी लॉ के अंदर एक स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होंगी, दैट इज कॉल्ड द जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। सैलमन, द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। अब कोई कहे कि सर इसका क्या मतलब है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ? जिस वक्त इन्होंने ये थ्योरी दी थी सैलमन साहब ने, तो उस वक्त जूरिस्प्रूडेंस या स्टडी ऑफ लॉ इर्तकाई दौर से गुजर रहा था, इवोशनलाइज हो रहा था। इवोशनलाइज इर्तका से गुजर रहा है, तो अपने आप को बना रहा था वो। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, जो पहला प्रिंसिपल जो माखूज हुआ है, अखज किया गया है, उसकी स्टडी का नाम सिविल लॉ है।
और इसको जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। हॉलैंड कहते हैं, ऑसन कहते हैं फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड कहते हैं जुरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इसके बाद ये स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रोफेसर्स हैं ना, जैसे हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहेंगे इनको, ये आपस के मुख्तलिफ दौरों के लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। पहली पीढ़ी ख़त्म होगी तो दूसरी पीढ़ी, आप में से कोई खड़ा हो गया प्रोफेसर, कल कोई अटॉर्नी जनरल बन गया, कोई क्या बन गया, हमारे दौर में कोई और था, हमारे लिए रोल मॉडल कोई और थे, ठीक है ना। तो ये फिट्जगराल्ड, सैलमंड, एसन, इनके जो पीरियड्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ अरसों का फ़र्क है, जो डेवलप करते रहे अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से कोई ना कोई प्रोपाउंड थ्योरीज करते रहे। रॉस्को पॉन्ड कहते हैं द जुरिस्प्रूडेंस इज द सोशल इंजीनियरिंग, द स्टडी विच इन्वॉल्व्स सोशल वैल्यूज, एलिमेंट्स एंड यू इंजीनियर देम इज कॉल्ड द जुरिस्प्रूडेंस। लीगल रियलिज्म, प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट्स। कीटोन कहते हैं द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ऑक्सफोर्ड डिफाइंस जुरिस्प्रूडेंस एज इज द सिस्टमैटिक। अच्छा, बेंथम के बाद हम डिक्शनरी मीनिंग पे जाएंगे। बेंथम कहते हैं जुरिस्प्रूडेंस मीन्स अ बॉडी ऑफ द ऑर्डर्ड नॉलेज, यानी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्डर्ड नॉलेज इज कॉल्ड द जुरिस्प्रूडेंस। नाउ डिक्शनरी क्या कहती है? डिक्शनरी में जो सादा फहम, आम फहम ज़बान में जुरिस्प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज और साइंस ऑफ ह्यूमन लॉ, ह्यूमन कंडक्ट, लॉ रिलेटिंग टू द ह्यूमन कंडक्ट इज कॉल्ड द जुरिस्प्रूडेंस। अब इसहाक साहब ने पहले बताया कि जुरिस्प्रूडेंस का 3 काइंड्स हैं, एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस, एथिकल जुरिस्प्रूडेंस। अब आप देखें एनालिटिकल है क्या। अगर आप मेरे से पूछें, बीइंग अ रिसर्चर, बीइंग अ रिसर्च स्टूडेंट, मैं अपने आप को स्टूडेंट ही कहूँगा रिसर्च का, क्योंकि रिसर्च इवॉल्व होती रहती है और तादम में मर्ग आपने सीखना ही है। तो एनालिटिकल माने एनालाइज करना। You absorb a theory, you absorb a concept from any study, उसको अपना इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं आप, that is called analyze. Analytic is adjective. वो तमाम जो कानून की शाखें जिसमें आप इनके एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं with the purpose to create new concept is called एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस। ये अगर दूसरे आम फहम अल्फाजों में बताऊं, जुरिस्प्रूडेंस, एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस हमारे जुरिस्प्रूडेंस की वो शाख है, वो ब्रांच ऑफ लॉ है जिसके अंदर आप न्यू कंसेप्ट्स जो लॉ से मुतल्लिक होते हैं वो आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, इन्होंने जो मतलब दिया हुआ है कि एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस लॉ एज इट इज, as it is means how the law is being applied, so far the law has achieved its object or not। इसका मतलब ये है, इसके बाद आप किसी नतीजे पे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि whether this theory for the last 150 years is being applied has delivered its object or not, has delivered purposefully or not, वो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। ये तमाम चीज़ें एनालिटिकली जुरिस्प्रूडेंस के अंदर डिस्कस होती हैं। एमसीक्यू के अंदर अगर आपका क्वेश्चन आया कि एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस मींस डैश डैश, तो क्या कहेंगे? लॉ एज इट इज, द स्टडी ऑफ द लॉ एज इट इज। ठीक है, फिर इसके बाद है हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस। हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाता है। व्हेन यू ट्रेस आउट द हिस्ट्री, कहाँ से चला, कैसे चला, इसने अपने आप को मोल्ड कैसे किया, एंड एज इट इज इसकी कंडीशन क्या है, आप हिस्ट्री से लेके चलते हैं। ये फ्लेक्सिबल रहा है, इन्होंने अपने स्कोप को एक्सपैंड किया है, इसने अपने आप के अंदर और क्या ऑब्जॉर्व किया है, ये सब चीज़ें जो है ना हिस्टोरिकली आपकी इसके अंदर डिटरमिन्ड होंगी।
हिस्ट्री को जहन में रखते हुए आप फ्यूचर का लायामल तय करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद है एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। लॉ ऑट टू बी। अब कोई यहां से सर मुझे कोई सवाल पूछे मेरे से कि सर आप ये बताइएगा कि वाई इसको एथिकल का नाम दिया गया है, वाई एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। आप इसको प्रोग्रेसिव ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी नाम दे सकते हैं, सक्सेसिव ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल करीब की बात कर रहा है। व्हेन वी से एथिकल मीन्स इन्वॉल्विंग ऑफ द एथिक्स। हमें अपने हयूद और कयूद के अंदर रह के किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़े ना, उसकी लिमिट्स होती हैं, उसकी बाउंड्रीज होती हैं, उनसे आप बाहर नहीं जा सकते। उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए आपने चीज़ों को डेवलप करना है। ठीक है। उन बाउंड्रीज जिनको इन्होंने एथिक्स का नाम लिया, जैसे अगर आप मेडिकल एथिक्स पढ़ते हैं, इस तरह लीगल एथिक्स भी हैं, उनके अंदर रहते हुए आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है। और उसको किसी कंक्लूजन पे लेके आना है कि लॉ इस तरह ये चलता चला आ रहा था, माजरत के साथ जनाब ये लॉ इस तरह नहीं है, इसको इस तरह होना चाहिए। इसकी असल कंडीशन 2021 के अंदर ये होनी चाहिए या 22 के अंदर ये होनी चाहिए। जब ये थ्योरी दी गई थी उस वक्त सिविल लॉ था, पॉजिटिव लॉ था। आज जो है बहुत सी ब्रांचेस बन गई हैं, ये डेफिनेशन नापैद हो गई है, उसको दूसरे अंदाज में डेफिनेशन देनी चाहिए। ये सब की सब जो है ना एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, मगर प्रोवाइडेड एथिकल के अंदर आप पुराने वाले प्रोफेसर के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होगा, उनकी थ्योरीज को इतना ज़्यादा फोर्सफुली क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अगेन उन्हीं की एक फाउंडेशन ले डाउन हुई है ना, चलती चली गई है। आइए, बहरहाल ये 3 कंसेप्ट हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के। पेज नंबर 182 पे क्विकली स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, सोर्स है। ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगती है, इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस के इतने बड़े सब्जेक्ट को कूजे के अंदर बंद कर दिया है। इन्होंने एक डायग्राम बना दी है, इस डायग्राम के अंदर इन्होंने बहुत से कंसेप्ट्स को डिफाइन कर दिया है, ट्री बना दिया है। ट्री के अंदर कैसे सब्जेक्ट हैं, क्या है। नंबर 1 पे सोर्सेज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल एंड मटेरियल। 2 तरह के सोर्सेज हैं, एंड मटेरियल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज लीगल एंड हिस्टोरिकल। लीगल के अंदर लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है, ज्यूरिस्टिक ओपिनियन है, कस्टम्स है। लेजिस्लेशन के अंदर सुप्रीम लेजिस्लेशन है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। प्रेसिडेंट के अंदर अथॉरिटेटिव, परसुएसिव। अच्छा, कस्टम्स के अंदर लीगल है, कन्वेंशनल है, लोकल एंड जनरल है। अगर आप रिकॉल करें, जब आपने असूल फ़िक़ह कानून पढ़ा था तो ये तमाम डिस्टिंक्ट चैप्टर्स थे, ऐसा ही था ना, कि प्रेसिडेंट क्या होता है, लेजिस्लेशन क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्या होता है, प्रेसिडेंट की कितने काइंड्स होती हैं, ओबेटर डिक्टा क्या होता है, ठीक है, स्टेयर डिसाइसिस क्या है, ये सब चीजें उसके अंदर मेंशन थी। कस्टम क्या होता है। फिर इसके बाद इन्होंने लीगल कंसेप्ट इन मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस इन्होंने स्टार्ट किया है ऑनरशिप पे। अच्छा, सैलमेंट कहते हैं, सैलमेंट डिफाइंस द ऑनरशिप एज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड द राइट। राइट मीन्स टू हैव अ थिंग अंडर पोजेशन। Things always represent physical objects, but right always represent a thing which is not in physical existence. Like copyright or allowances are always things which is called property, which are not in physical existence. Salment has included all these rights which are property in the concept of ownership. Ownership का क्या मतलब है? किसी भी शय जिसका कब्जा आपके हाथ में हो, कोई भी शय जो जिसकी पोजेशन कैरी होती हो, एंड यू गेट होल्ड ऑफ दैट पोजेशन इज कॉल्ड द ऑनरशिप। अब आप देख लें, मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज हैं। ये ऑब्जेक्ट्स, चलो हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। मूवेबल और इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर आप या तो गाड़ी हो गई, सोना हो गया, प्राइस बॉन्ड्स हो गए, दरख्त हो गए, ठीक है, ये सब की सब मूवेबल हैं। अगर आपके कब्जे में, देन यू आर द कॉल्ड ऑनर। इमूवेबल में जो चीज विच द लैंड्स एंड थिंग्स विच आर अटैच्ड टू लैंड्स आर इमूवेबल। अब आप फॉर एग्जांपल एक फसल खड़ी हुई है, डेफिनेटली एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद फसल को काटी जाएगी तो मूवेबल होगी ना। अगर फसल को अभी काट देंगे तो फसल नहीं रहेगी। तो यानी कि वो बाय द टाइम वो मैच्योर होगी, वो ग्रो होगी, पकेगी, तो फिर जाके कोई आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका मूवेबल ऑब्जेक्ट बनेगा। जब तक वो पकती नहीं है, 3 महीने 4 महीने तक
तो वो एज इट इज उसी का हिस्सा रहेगा। यस, पोजेशन भी है और टाइटल भी है। अब आप मुझे बताएं, इफ यू गॉट द टाइटल ऑफ बुक, आपने एक रसीद लेके आ गए कि सर ये किताब मैंने खरीदी है, सर ये किताब तो मैंने खरीद ली है, पता नहीं जाते हुए रास्ते में वहीं चोरी हो गई मेरे से। दो यू आर द ऑनर बट द पोजेशन हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड एज पर द डेफिनेशन ऑफ द सेटलमेंट। किस पे दे दें? ठीक है, title remains to you. Yes, you are the owner, I am the tenant, I would be the tenant. हम तो बात उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो टेनेंसी की बात ही नहीं कर रहा। देखें, वो लाइसेंस पे जाता है ना। वो जो स्टूडेंट्स जरा ये कह रहे हैं कि वो टाइटल जो उनके जहन में कंसेप्ट है, बेसिकली आपका जो पोजेशन, वो कह रहे हैं कि पोजेशन एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट द ओनरशिप, ये सब्सिक्वेंट वाले पहले ऑप्शन पे आए हैं टाइटल में। आई से द पोजेशन विच इज बीइंग डिलीवर्ड इज कॉल्ड द ओनरशिप। दो चीजें, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ दो चीजें होती हैं, एक तो टाइटल होता है और एक पोजेशन होती है। दिस इज द प्रोसेस विच मेक्स यू द ऑनर। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजेशन, टाइटल पे नहीं आया हम। टाइटल इज अनदर थिंग, दोनों लाजों में मलजूम है। टाइटल अगर है, पोजेशन नहीं है, तो किस काम का? कंप्लीट नहीं हुई। आपने कभी गिफ्ट पढ़ा है? गिफ्ट के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन 3 को मिल के गिफ्ट बनता है। अदरवाइज वो गिफ्ट तो है, कंसेप्चुअली गिफ्ट तो है, मगर वो कंप्लीट नहीं है। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये जरा हाँ, ये जो आप है ना, आपके जहन में जरा क्लियर कीजिएगा व्हेन, क्योंकि दो चीजें आप लाजमी डालनी है, तो तब जाके ऑनरशिप कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर ये कंप्लीट नहीं होती तो आप केस क्यों फाइल करते पोजेशन के लिए? सर मैं तो ऑनर हूं, मेरे पास चीज नहीं है। वो आप जो बात कर रहे हो कंफ्यूजन कंसेप्ट के अंदर, वो बेसिकली टेनेंसी राइट है, उसका एक अलग ही पूरा चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और इसके अलावा टेनेंसी लॉज के अंदर है। किसी और को कोई सवाल? ठीक है, अच्छा, यहां पेज नंबर 183 पे पोजेशन अकॉर्डिंग टू सेटलमेंट इन्होंने डायग्राम के जरिए डिफाइन किया हुआ है। वन इज द ट्रेडिशन एंड द अदर इज द कंस्ट्रक्टिव एंड थर्ड इज द अटॉर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटॉर्नमेंट? अटॉर्नमेंट किसी ने रेंट की प्रैक्टिस की है? सेक्शन 18 का नोटिस जाता है, लेटर ऑफ अटॉर्नमेंट। लेटर अटॉर्नमेंट, व्हेन वी से अटॉर्नमेंट, अटॉर्नमेंट का मतलब ये है कि एज फॉर द टाइम बीइंग यू आर इन द पोजेशन एंड यू रिकॉग्नाइज माय राइट एज ऑनर। सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस में सेक्शन 18 है विच प्रोवाइड्स फॉर द लेटर ऑफ अटॉर्नमेंट। होता क्या है, आपने प्रॉपर्टी अपनी रेंट आउट की, 6 महीने तक वो रेंट में रहता रहा, अब आपको मजबूरी की हालत में अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई, किसी थर्ड पर्सन को बेची आपने। दो सूरत हाल हैं, या तो आप अपनी प्रॉपर्टी खाली करके बेचेंगे, या कहेंगे कि जनाब ये लंबा प्रोसेस है, हम सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस में नहीं पढ़ेंगे, 2 साल केस फाइल करना पड़ेगा, डिलीवरी होगी फिर जाएंगे। तो ठीक है भाई, आप किराए के साथ ही, किराएदार के साथ ही ले लो प्रॉपर्टी। वो आपका जो बायर है वो प्रॉपर्टी किराएदार के साथ ले लेता है। लेने के बाद नाउ यू आर द न्यू ओनर, आप उसको इंटीमेट करोगे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस कि मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो, आई हैव परचेज दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रीवियस ऑनर, right now I am the actual owner of this property, so from now to onwards you are requested to kindly deposit your rent with me। ठीक है, आप कह रहे हो कि आप मेरी ऑनरशिप तस्लीम करें इसको, और नेक्स्ट टाइम से आप किराया मेरे नाम पे दें। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द अटॉर्नमेंट। फिर इसके बाद हमारे पास लीगल, इज दैट क्लियर? कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर?
मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी कितनी है, सवाल आ गया एमसीक्यू के अंदर। मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी दो तरह की हैं, वन इज टेकिंग, द अदर इज डिलीवरी। व्हेन वी से टेकिंग, क्या चीज ध्यान में आती है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, आप एक प्रोसेस से गुजर के एक्वायर करते हैं, जिसको अगर मैं दूसरे अल्फाजों में कहूं कि फोर्सफुली आप लेते हैं। व्हेन वी से डिलीवरी, बंदा वॉलंटरली देता है, ठीक है सर मैं खाली करके जा रहा हूं, इसके अंदर एलिमेंट फोर्सफुल नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर सिंपल दो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होती है, दैट्स इट। टेकिंग की जब हम बात करेंगे तो फौरन इमीडिएटली द प्रोसेस ऑफ लॉ कम्स इनटू माइंड, ठीक है। जब सवाल आए कि व्हाट आर द टू मोड्स या व्हाट आर द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी अंडर द ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो आप कहिएगा ऑप्शन 3-4 लिखे हुए हैं, तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए टेकिंग और डिलीवरी, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स पेज नंबर 184 हम करेंगे ये कि जल्दी क्विकली स्कैन करेंगे पहले लेग ऑफ ये हमारे लेक्चर में कि जितने कंसेप्ट है क्लियर करा दें। ब्रेक के बाद हम जो एमसीक्यूज़ है ना उसको अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे कि पैटर्न क्या है, एमसीक्यूज़ का क्या आता है। मेरे पास एक और बुक भी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस द लॉ द थ्योरी ऑफ लॉ, हमारे पास ये लाइब्रेरी में अवेलेबल है। इसके पीछे भी छोटे छोटे सलीस किस्म के सादा अल्फाजों में एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं, ठीक है, आप इससे भी कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे ख्याल में कुछ मैं इसहाक साहब को कहूँगा अगर इसमें कोई कबात नहीं होगी तो फोटो कॉपी करा के इनको दे सकते हैं आप एडिशनली। ये सिर्फ इसमें मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये अवेलेबल है, इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है। फिर स्टूडेंट 184 के ऊपर इन्होंने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइड की हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में कितनी तरह की थ्योरीज हैं पनिशमेंट्स की। द पर्पस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द पनिशमेंट आर टू रिड्यूस क्राइम इन द सोसाइटी। देयर आर 5 थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट of in the administration of the criminal justice. They are deterrent theory, वो जो आपको पता है, मैं रिपीट कर देता हूँ। Deterrent theory, more punishment than the crime to deter the offender and common public cuttings of hand, यानी कि किसी को रोकना, किसी के लिए एक सबक आमोज चीज़ देना माशरे के अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह के ऑफेंस के अंदर दोबारा रिपीट ना हो। एक पर्पस ये होता है डेटर करने के लिए। दूसरी है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, कॉपी ऑफ द सेम इक्वल पनिशमेंट टू रिटर्न द रॉन्ग टू द ऑफेंडर व्हाट ही हैज़ डन टू द सोसाइटी। जिस तरह का नुकसान उसने सोसाइटी को पहुंचाया है उसी के एक्सटेंट तक नुकसान उसको भी पहुंचाया जाए, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। ये जो 5 पनिशमेंट है, 4 पनिशमेंट है, जब भी कोई जज, सिविल जज, सीनियर सिविल जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कभी भी जजमेंट अपनी देगा, ये कंसेप्ट में बिहाइंड द माइंड ये चीज़ें रखेगा कि मैं इसकी इस्लाह कर रहा हूँ या नहीं होता। स्टूडेंट्स ये चीज़ आप ध्यान में रखें। वी एज अ प्रोफेशनल जजेस, मजिस्ट्रेट और लॉयर्स आर नॉट देयर टू पनिश एवरीबडी कि हम ही ने ठेका लेके रखा हुआ है। हमारा इंटेंशन बीइंग एजुकेटेड पर्सन जस्ट टू रिफॉर्म द सोसाइटी। अब रिफॉर्म कैसे होता है, जो काम करने वाला, जुर्म करने वाला वो भी इंसान है, बंदा है, खुदा है, उसको इस माशरे ने क्रिमिनल बनाया है, वो खुद नहीं बन के आया माँ के पेट से। कोई एलिमेंट्स, कोई इश्यूज़ हैं तो पनिशमेंट करते हुए भले प्रोसिक्यूशन कहे कि सर इसने दुनिया जहाँ का कर दिया काम और बस क़यामत आ गई है और ये हो गया और वो हो गया है, आपको वो 4 प्रिंसिपल या 5 प्रिंसिपल की थ्योरी जहन में रखनी है कि हम इसको क्या करें कि ये सोसाइटी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहे और मज़ीद एक प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव इंसान बन के सोसाइटी के अंदर अपना किरदार अदा करे। नंबर 3 है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल एंड द रिफॉर्म द सोसाइटी टू स्टॉप क्राइम्स। Preventive theory, it is also called disability theory, which states to prevent the society from wrongdoer by sending him to jail. Expiatory theory, it is also compensatory theory, which states to let the offender pay for his wrong done to the society. ये वाला जो लास्ट वाला है ना, इससे पहले शुरू में अगर आप जो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट थी वो 4 ही थी, डिटरेंट, रेट्रीब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव एंड प्रिवेंटिव। ये बात की 19वीं सदी में या 19वीं सेंचुरी में इसको किया गया कि आपने जो काम किया उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का आप कंपनसेट दें, उसको कंपनसेशन दें, ठीक है।
ऊपर वाले इफेक्टिव हैं, ये वाले इफेक्टिव आजकल नहीं है, या मेरी नाकिस नॉलेज में, मैं थोड़ा सा इसमें ये मेरे जहन में है, ये इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा है या नहीं हो रहता। वजह उसकी क्या है? एक बंदा करप्शन करता है, मैंने 2 अरब रुपए की करप्शन कर दी, प्ली बार्गेन में जी आप 50% दे के काम कर लें, बाकी 50% में 2 अरब में 1 अरब रुपए तो फिर भी उसके पास है, क्या फायदा हुआ? इसी को देखते हुए, रियलाइज करते हुए नैब के अंदर प्रॉब्लम थी तो सुप्रीम कोर्ट को एक्ट करना पड़ा, तो उन्होंने साथ ही में एक स्ट्रिंज लगा दी कि जनाब जो कोई भी नैब के करप्शन चार्जेस में अरेस्ट होगा या पनिश होगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा पब्लिक ऑफिस से। पढ़ा होगा ना आपने, ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा करके ना आए, क्योंकि होता यही था कि वो करप्शन करने के बाद पैसे दे के प्ली बार्गेन करके दोबारा अपनी जगह बैठे, ठीक है भाई 5 सालों में दोबारा कमा लेंगे, तो वो इशू बारहा रहता था। तो ये मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक जो है ना, इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। एनीवेज, क्वेश्चन जब आए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स आर देयर इन द जूरिस्प्रूडेंस, क्या कहेंगे? 5 काइंड्स। ठीक है, लिखना आपने एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ 5 ही है। अब इसमें फॉर एग्जांपल डेटरेंट थ्योरी है, रेट्रिब्यूटिव है, रिफॉर्मेटिव है और प्रिवेंटिव है, एक्सपेटरी है। ये 5 लिखे हुए, छठा लिखा हुआ होगा तो डेफिनेटली नो है। ठीक है, सवाल ये भी आ सकता है कि द डेटरेंट थ्योरी ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइड्स फॉर डैश पनिशमेंट। आप उसकी डेफिनेशन देख के की हुई होगी, आपने जहन में अलर्ट रह के लिखना है कि इसमें क्या है। डेटरेंट का मतलब रोकना, रोकथाम, टू प्रिवेंशन मेजर लेना, डेटरेंट करना। ठीक है, फिर इसके बाद हमने स्कूल्स ऑफ थॉट इन मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस की बात की है। ये मुख्तलिफ 1 2 3 4 5 देयर आर 5 schools of thought under the jurisprudence. Number 1 is philosophical school or natural law. This is the school founded by Aristotle. इसकी थ्योरी क्या थी? बेस्ड ऑन अ यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर। जिस तरह कायनात तख्लीक में आई है, जिस अंदाज से तख्लीक में आई है, जिस तरह उसका नेचर है कायनात का, उसके मुताबिक जो लेके चलना है, उसको जो है ना फिलोसॉफिकल स्कूल या नेचुरल लॉ कहते हैं। नेचर का अपना कोर्स है ना हर चीज़ में, तो अरिस्टोटल कहता है कि नेचर को अडॉप्ट करते हुए जो काम नेचर करती है उसी के मुताबिक आपने लॉ बनाने हैं, तो ये स्कूल का उन्होंने नाम दिया। दूसरा है एनालिटिकल स्कूल, ऑल्सो नॉन एज एम्पेरेटिव स्कूल और द ऑस्टेनियन स्कूल। इसके ज्यूरिस्ट थे जेरेमी बेंथम और इनकी थ्योरी थी रिलेशन ऑफ लॉ विद द स्टेट। इन्होंने एक नया स्कूल ऑफ लॉ बनाया, स्कूल ऑफ थॉट बनाया, जिसमें वो कहते हैं, अब जाहिर है पहले वाला अरिस्टोटल कब का था? 15वीं 16वीं सदी का या 14वीं सदी का था। अब जेरेमी बेंथम बाद में सब्सिक्वेंटली आया, जब जहाँ पे पॉलिटिकल स्टडी, पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ी सी इन्फोर्स होती चली गई, स्टेट का कंसेप्ट, मुल्क बनने शुरू हो गए थे, ममालिक जो है ना अपनी आज़ादियाँ लेना शुरू कर दी थी, जंगें लड़ी गई थी, तो उन्होंने अपनी लॉयल्टी को शो करते हुए कि स्टेट के साथ लॉ को इस तरह रिफॉर्म किया जाए या लॉ को इस तरह लेके आया जाए जो कि स्टेट के साथ हम आहंगी करे, तो ये ऑस्टेनियन स्कूल ऑफ लॉ कहलाया। ठीक है, जॉन ऑस्टन एंड जेरेमी बेंथम इसके फाउंडर थे। जब हम बात करेंगे द ऑस्टेनियन स्कूल ऑफ थॉट वाज प्रोपाउंडेड बाय डैश, तो क्या लिखेंगे? जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टन, दोनों में से एक लिखना है। अगर आपके पास चॉइसेस दोनों की आई हुई हो, यानी कि 1 2 3 4 चॉइसेस के अंदर दो मुख्तलिफ लोगों का, सलीम एंड अनवर लिखा हुआ, जॉन ऑस्टन एंड जेरेमी बेंथम लिखा हुआ है, एरिस्टोटल एंड फ्रेडरिक कॉल लिखा हुआ हो, तो आप फौरन समझिएगा ऑस्टेनियन। ऑस्टेनियन पका लें जहन में, ऑस्ट्रेलियन के साथ ये 2 वर्ड जॉन ऑस्टन एंड जेरेमी बेंथम, ये आना चाहिए आपका। ठीक है, कंसेप्ट फौरन आपका स्ट्राइक बैक करे कि जी हमें ये पढ़ाया गया कि जहां पे रिलेशन ऑफ द लॉ विद स्टेट, मुमलिकत के साथ कानून की हम आहंगी। नंबर 3 इज हिस्टोरिकल स्कूल। इनके ज्यूरिस्ट थे मॉन्टेस्क्यू, सेवेग्नी, हेनरी मैन एंड पुच्चा। अच्छा, थ्योरी क्या है इसकी? रिलेशन ऑफ द लॉ विद सोसाइटी।
इन्होंने ये स्कूल ऑफ थॉट बनाया कि लॉ को सोसाइटी के साथ या मुआशरे के साथ हम आंगी हो उसकी। इन्होंने नेचर ऑफ लॉ को भी डिस्कार्ड कर दिया, इन्होंने स्टेट के साथ हम आंगी को भी डिस्कार्ड कर दिया। इन्होंने कहा है कि जी दी सोसाइटी इज ऑप्टिमम, सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट, सोसाइटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और उसको जहन में रखते हुए आपने लॉ बनाने हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, इसमें काफ़ी प्रोफेसर्स हैं, ज्यूरिस्ट हैं, एलरिच है, रॉस्को पाउंड है, ऑगस्टे कॉम्टे, डुगॉट, रोडोल्फ वैन एन हेरिंग, ये 5-6 के करीब जो प्रोफेसर्स हैं ये हैं। अगर आपको स्टूडेंट ज्यूरिस्ट के नाम नहीं भी आते तो कोई बात नहीं है, मगर कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। जब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल का मतलब ये सोसाइटी, एक एक वर्ड साथ रखें, हिस्टोरिकल सोसाइटी, ऑस्ट्रेनियन स्टेट। अच्छा, नेचर का क्या था? यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर। पहले का कौन था? एरिस्टोटल। दूसरे का कौन था? दो नाम लिए थे मैंने, जॉन ऑस्टन एंड जेरेमी बेंथम। ठीक है। तीसरे का कौन था? फ्रेडरिक कॉल। ठीक है। अब ये अंडरस्टूड है कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट का जो प्रोपाउंडर था, ही वाज नॉट द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का क्या था? नेचुरल लॉ। ठीक है। फिर इसके बाद है सोशियोलॉजिकल स्कूल, इसमें भी एनरिच, रॉस्को पाउंड, ये सब हो गए। अच्छा, थ्योरी इसकी है रिलेशन बिटवीन द लॉ एंड सोशियोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी? देयर यू आर, स्टडी ऑफ द सोसाइटी, रहन सहन, खाना पीना, एवोल्यूशन, प्रोग्रेसिव कस्टम्स, प्रैक्टिसेस सोसाइटी के अंदर, वो सब की सब कम्स अंडर द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। ये कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड सोशियोलॉजी, इसको कहा गया सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है। नाम कॉमन है, सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजिकल। ठीक है, फौरन हो जाना चाहिए आपका। मॉन्टेस्क्यू और ऑगस्टे कॉम्टे जो थे इनके फाउंडर थे। इसके बाद जो है लास्ट में रियलिस्ट स्कूल, ये कहते हैं कि लॉ इज बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द लॉयर्स एंड जजेस। अब देखें, इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है, इन्होंने फाउंडर के आगे जो है ना साल भी लिखे हैं और पीरियड्स भी लिखे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि तमाम लोगों ने अपनी अपनी डिफिनेशंस दी हैं, इनके अपने अपने पीरियड्स थे। एरिस्टोटल का इन्होंने पीरियड नहीं दिया, जॉन ऑस्टन का और जेरेमी बेंथम का नहीं दिया। फ्रेडरिक कॉल का है 1789 से लेके 1861। अब आप साथ साथ जनरल हिस्ट्री के इस पीरियड को भी काउंट करें, क्या होता रहा दुनिया में। फिर इसके बाद जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल में मॉन्टेस्क्यू जो है ना 1689 से लेके 1755 1755 तक इन्होंने अपना इनका फलसफियाना पीरियड था। फिर ऑगस्टे कॉम्टे 1798 से लेके 1857। अब आपको मैंने 5 स्कूल ऑफ थॉट बताए, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कल अगर आप इन 5 में से एक की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, उसी थ्योरी को मजीद उसके ऊपर स्टडी करते हैं, तो कल आपका नाम भी इन प्रोफेसरों के साथ नीचे आ सकता है। तो यही लोग हमारे जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, इसी तरह ही होते हैं। वो फेमस हो जाते हैं, हम लोग फेमस नहीं होते। पढ़ते हम वही चीज़ें हैं, दरअसल वहाँ पे मार्केटिंग ज़्यादा हो जाती है, चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, हम लोग ज़्यादा उनसे एनवी हो जाते हैं। वो थोड़ी सी एनालिसिस करके चीज़ों को अच्छे अंदाज में पेश करके बताते हैं कि जी उनके नाम के आगे एक और कल किसी और अंग्रेज़ का नाम भी आ जाएगा। 10 साल के बाद कोई दोबारा MCQ पढ़ रहा होगा तो नीचे इनके नाम के साथ कि भाई जो मॉडर्न जो फिलोसोफर हैं इस स्कूल ऑफ थॉट के, ये फ्रेंच हैं, उनका नाम आ जाएगा। तो सब कॉन्टिनेंट से इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो उनमें से कोई नहीं आ सकता। डेफिनेटली वो दूसरी सहरा हासिल बहस है, उसके हम अंदर नहीं पढ़ेंगे। तो अब ये जो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, ये देखें, इनका पीरियड है 1904 से लेके 1980। 1904 से लेके 1980 के दौरान ये जो प्रोफेसर थे हैन साहब,
इन्होंने ये थ्योरी प्रोपाउंड की कि लॉयर्स और जजेस के पर्सपेक्टिव को आप लेंगे, जो चीज़ बनेगी दैट इज़ कॉल्ड दी जुरिस्प्रूडेंस, दैट इज़ कॉल्ड द रियलिस्ट स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। और होता भी आजकल यही है। आप देखें ना, 2000 साल के बाद, वकला तहरीक के बाद आज हम खड़े हैं जहाँ पे भी ज़्यादातर हमने जो लॉ बाय स्टैच्यूट है या लॉ बाय बुक्स हैं, स्टैच्यूट्स को हमने कम छोड़ दिया। आजकल ज़्यादा नज़ायर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के माने जाते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट का कोई केस लॉ लेके आ जाएं जिसके अंदर ये बात लिखी हुई हो। तो लॉयर्स एंड जजेस, सर ये फ़लाँ लॉयर की बहुत अच्छी किताब है, इन्होंने सारी ज़िंदगी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रैक्टिस किया, इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं अपनी प्रैक्टिस की बुनियाद के ऊपर, सर ये भी बहुत अच्छी है, आप इसको देखें। तो जज परसुएड हो जाता है उस पर कि यार उसने एक बड़ा एक जुरिस्ट रह चुका है, तो हम इसकी बात क्यों ना माने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, भले राइटली और रॉन्गली। कल मैं मुनीब साहब की एक जजमेंट पढ़ रहा था, तो मुझे बड़ा ही 2023 PhD सुप्रीम कोर्ट का, तो अपने स्टूडेंट्स को मैं रिसर्च करवा रहा था, तो मैंने एक बात नोट की, एक्विटी के अंदर एक नया कंसेप्ट बना है जिसका नाम है स्पेशल एक्विटीज़। ये मेरे ख्याल में गालबन 100 साल का है, सालिम भैया आपको भी शायद पता होगा इसका। स्पेशल एक्विटीज़ जहां पे बैंक गारंटी या परफॉर्मेंस गारंटी होती है, जहां पे एक्ट ऑफ गॉड द एनी कंडक्ट विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है। आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट आपको आपके जो एडवर्स एक्शन है उसके ऊपर रिस्ट्रेन कर देती है। वो क्यों रिस्ट्रेन कर दिए? बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ स्पेशल एक्विटीज। इसमें 3 या 4 जजमेंट्स हैं और इसके ऊपर काम इंडिया में 1980 से स्टार्ट हुआ है, हमारे यहाँ 1994 में, फिर 2000 में, फिर 2016 में और फिर 2023 के अंदर मुनीब अख्तर साहब ने इस जजमेंट को थोड़ा सा एलैबोरेट किया। तो स्पेशल इक्विटीज़ का ये जो प्रिंसिपल है, अब डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखते हैं, अंधा बन के जो है ना इस्तेमाल करते रहते हैं कि सर फलां सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा उस जजमेंट के अंदर लिखा है कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अगर वो समझते हैं एकेडमिकली थोड़े से रॉन्ग है या गलत है, अपनी इंटरप्रिटेशन करके फॉलो करना चाहिए। PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर मेरे ख्याल में 807 है, ऐसा कुछ करके पेज है, लिखा हुआ है डायरी में मेरे पास। तो ये चीज़ भी है। अब देखें ना, अब जो थ्योरी है, फॉर एग्जांपल है, अब आपको परमिशन मिल गई कि आप अपने जहन को भी अप्लाई करें, जो चीज़ चलते चली आ रही है उसी को ना करें फॉलो, ठीक है ना। तो ये एक प्रोडक्टिव या प्रोग्रेसिव जो स्टूडेंट्स की निशानी है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद पेज नंबर 185 पे इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए हैं। ये भी आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। ये एक जहन में आप लोगों के लॉ गेट के कब है पेपर, MCQs कब है, शेड्यूल कब है? 25 ऑफ दिस मंथ ना, 25 ऑफ दिस मंथ में इंशाल्लाह लजीज आप सब पास हो जाएंगे, उम्मीद है। और दूसरी बात ये है कि ये आप लॉ गेट के पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें। अगर आप लोगों ने सीरियसली वकालत करनी है, जजेस बनना है, कुछ करना है, तो ये आपको बाकायदा बाइबल के तौर पे सीने के साथ लगा के रखनी है। आप कंसेप्ट आपके जब तक क्लियर नहीं होंगे तो आप बाद में ना अच्छी जजमेंट दे सकते हैं, ना अच्छी वकालत कर सकते हैं, ना अच्छे आर्गूमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा पीस ऑफ एडवाइस ये है कि आपने इस लॉ गेट के पेपर के बाद भी इसको टाइम एंड अगेन स्टडी करना है, रिफ़्रेश करते रहना है। रिफ्रेशर कोर्स में खुद बैठ के ग्रुप स्टडी में इसको, इसके कंसेप्ट को रिजोविनेट करना है, रिफ्रेश करना है अपने माइंड के अंदर कि क्या चीज़ क्या कही गई है, किस तरह की गई थी। नंबर 1 वो कहते हैं कमांड, जनरल ऑर्डर इशूड बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर, दैट इज कॉल्ड कमांड। हेडोनिज्म, अवॉइड पेन एंड गेन प्लेजर। ऑबिटर डिक्टा, सेइंग बाय द वे। ये वो तमाम के तमाम कंसेप्ट हैं जिनके पीछे पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं, डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं जुरिस्प्रूडेंस में, मगर ये आसानी के लिए बता दिए हैं कि इनका मतलब क्या है। मीनिंग देयर बाय कि MCQs के अंदर में से कोई अटेम्प्ट हो सकते हैं, तो आपके जहन में ये होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अनाइमस पोसिडेंडे, इंटेंशन और डिज़ायर टू पोजेस। फिर इसके बाद है यूटिलिटेरियनिज्म, greatest happiness for the greatest number of people, justice, distribution of rights and duties among the members of the society, command, theory of law,
Law is command of sovereign enforceable by a sanction. Ration decidendi, reason for the decision. Corpus possession, the relation between a person and a thing which he possesses. Censorial jurisprudence, the study of law as it ought to be. De facto, literal meaning, it means of or in fact. Autonomous legislation, definition, a kind of subordinate legislation empowering the autonomous bodies like universities, societies to make bylaws, by rules for the purpose of regulating their internal conducts is called autonomous legislation. Sanctioning right, definition, those rights which are arising out of the infringement of the primary rights, that is right to sue. Legal justice, it means the equitable distribution of benefits and burdens, rights and duties of society among its members by a rule of law is called a legal justice. Natural justice, those principle of justice which has been fixed by the nature as to the conduct of human being living in societies and which can be accessed through the ration of human being is called natural justice. Physical or scientific law, the portion of law of the nature which is regulating the behavior and relation among universals other than the human beings. Newton's law of motion, law of gravitational force, etc. Matriarchal theory, definition, a theory as to social organization which suggests that in the beginning of human race the family was headed by a mother or the oldest female, यानी कि maternal से निकला है, ठीक है. Analytical jurisprudence, that kind of jurisprudence which is studying the law in the analytical way. Therefore, only positive law can be studied analytically. Hence, the province of analytical jurisprudence is limited to positive or man-made law. It is the study of law as is. Positive का क्या मतलब है? The study of law as is or man-made law is called the positive law. Sovereignty. Sovereignty means the supreme power of a state vested in an individual or a group of individuals known as sovereigns. Ration decidendi, reason behind decision. Metaphysical sanction. Metaphysical sanction means the fear in the hearts of individuals that if they disobey any divine rule, then the divine power shall punish them for their wrong deeds. Ethical jurisprudence, it is a kind of jurisprudence which studies laws as it ought to be. In other words, ethical jurisprudence is the study of ethical or moral law. Law in abstract sense. The law in abstract sense means the fundamental principles and general notions of law common to all legal systems or a particular legal system. Legislature, literal meaning, derived from two Latin words, legis, which means law, and latum, which means to make. Presumption. Presumption is a legal advice by which judges draw a particular inference as to the existence or non-existence of a particular fact from other facts unless and until the existence or non-existence of that fact is proved or disproved. स्टूडेंट्स, ये इनके कंसेप्ट थे. एक और चीज़ मैं अपने तजर्बे से आपको बता दूं, एमसीक्यूज़ के अंदर नॉर्मली जुरिस्प्रूडेंस में जो तैयारी करने की चीज़ है वो अगर आपके पास जुरिस्प्रूडेंस की बुक हो, डिटेल में ना पढ़ें, उनके जो कंटेंट्स हैं इंडेक्स के उनको वन बाय वन गो थ्रू करें. ये मेरा तरीका है. लेट्स से हम बात करते हैं, ये भी सैलमेंट की बुक के उनकी प्रिंसिपल्स पे लिखी हुई किताब है. नंबर 1 पे इन्होंने चैप्टर 1 नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. अब आप पढ़ें, इंट्रोडक्शन है, ओल्पाइन डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, हॉलैंड है, सैलमेंट है, डिवीजन है, स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, पढ़ते चले जाएं. इसके जितने कंटेंट्स हैं इनको आप जहन में रखें. अच्छा, काइंड्स ऑफ लॉ में क्या है? काइंड ऑफ इंपेरेटिव लॉ है, फिजिकल और साइंटिफिक लॉ है, नेचुरल लॉ है. ये पूरी की पूरी चीज़ आपको इंडेक्स में बताई गई है. तफसील पढ़नी होगी तो वहाँ पढ़ेंगे. हम यहाँ पे एलएलबी के स्टूडेंट नहीं है, हम लॉ गेट के स्टूडेंट्स हैं, राइट? ठीक है.
हमारे जहन में कहीं ना कहीं 20%, 10%, 5%, 25% जो स्टूडेंट्स के कंसेप्ट होंगे, ठीक है, थोड़े से रिकॉल करने की ज़रूरत है। अब ये रिकॉलिंग का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये फटाफट आप रिकॉल कर दें, एमसीक्यूज पढ़ें, एमसीक्यूज को जहन में रखें, आप जो उनके आंसर्स हैं 2-3 बार गो थ्रू करें, ग्रुप स्टडी करें, मगर आखिर में जाते हुए इनको भी एक नज़र डाल दीजिएगा। यू नेवर नो, एमसीक्यूज से अगर कोई लिखे हुए आ गए तो फाइन, नहीं आए तो कुछ और कंसेप्ट लीगल जूरिस्प्रूडेंस से उन्होंने देने होंगे तो आपके जहन में होगा कि काइंड्स ऑफ लॉ कितने हैं, अच्छा जी, जो डेफिनेशंस ऑफ लॉ कितनी तरह की हैं, ठीक है, लॉ एंड जस्टिस क्या है, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लॉ एंड मोरालिटी, सोशल इंजीनियरिंग एंड लॉ, ठीक है, स्टेट क्या है, सॉवरेनिटी को क्या कहते हैं, लॉ एंड सोर्सेज, लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, customs, equity as a source of law, other sources of law, rights and duties, ownership, the concept of possession, legal persons, titles, liabilities, intention and negligence, strict liability and vicarious liability, law of property, law of procedure, problem and solution of the jurisprudence. अब ये जितने मोटे मोटे कंसेप्ट हैं, बेसिकली 5 क्वेश्चंस तो हैं हमारे पास नेसेसरी, और मैं समझता हूँ सिर्फ ड्राई होने की बुनियाद के ऊपर स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्ट लगते हैं। अगर आप जितने चैप्टर्स आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, अगर आप उनको कंपेयर करें मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस से, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस कंपैरेटिवली लेस डिफ़िकल्ट है देन दी मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस, मगर आप उसको स्ट्रीमलाइन लेके पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स, में लेट मी टेल यू, आपको सारी ज़िंदगी जब तक कि आपकी लॉ से, शोबा कानून से वाबस्तगी है, ये आपको साथ रहेगी। तो क्यों ना इसको अटेम्प्ट करें, इसको पढ़ें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल के बाद ये आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और ये हर एक आपके साथ इशू नहीं है, ये हमारे पास जर्नली इशू यही है कि उसूल कानून को कोई नहीं अटेम्प्ट करता, कोई नहीं पढ़ता। जब हम अपनी लॉ क्लासेस करा रहे थे लॉ गेट्स की, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने कहा सर कोई मिल जाए मुझे उसूल कानून पे या उसूल जो है ना इस्लामिक कानून पे कोई पढ़ा ले, तो हर एक ने इनकार कर दिया कि जूरिस्प्रूडेंस हम नहीं पढ़ा सकते, आई एम सॉरी, हमारी किसी और चीज़ पे लेक्चर दे दें। तो हमने कहा ठीक है यार, हम खुद ही पढ़ा लेते हैं, फिर कोई इतना इशू तो नहीं है। तो ज़ाहिर है फिर आप किसी ने कुछ वॉलंटियर ही नहीं किया, मैंने कहा स्टूडेंट है, ज़ाहिर है हमने इतनी प्रैक्टिस की है 25 साल, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़ाहिर है मेरा एक दर्स व तदरीस का भी बैकग्राउंड है, तो उससे एक अच्छे अंदाज में हम पढ़ा सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है आप लोगों के सामने ही, तो बाद में पता चला कि हमने कैसा पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हमारे पास पेज नंबर 187 पे डेफिनेशंस हैं, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस डेफिनेशंस। इनको आपने काइंडली गो थ्रू करना है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। ये हमने जो अभी पढ़ा ना, या बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ डेफिनेशन हमने वहां पढ़ी हैं, यहाँ पे भी उन्होंने डिफाइन कर दिया इन चीज़ों को, ठीक है। आपने डेफिनेशन से अपने फेवर की चीज़ों को कंस्ट्रू करना है, एक्सट्रैक्ट करना है डेफिनेशंस में, ठीक है। डेफिनेशन का तरीका पता है ना, कैसे याद करते थे, कैसे होता है? लैंग्वेज पूरी याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, आपने चीज़ों को इंटरलिंक कर लेना है। जैसे मैंने अभी कहा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, सोशियोलॉजिकल में आपने कहीं पढ़ा होगा ना कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले आंसर लिखने से पहले सवाल को पढ़ें, आधा जवाब सवाल के अंदर होता है, पढ़ा है ना। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आपका आधा कंसेप्ट है, सोशियोलॉजी से रिलेट करता है, तो आपने लिंक कर देना है कि स्कूल ऑफ थॉट, सोशियोलॉजिकल की स्टडी को सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। इसी तरह लाइकवाइज नेचुरल जस्टिस, नेचर से रिलेटेड कोई कानून होगा तो नेचुरल जस्टिस होगा। आप एक नज़र इसको पढ़ लें, जो मेन चीज़ है जैसे इन्होंने कहा उसको इंटरलिंक कर दें, आपको चीज़ याद हो जाएगी। इंग्लिश की कमांड आपके ऊपर होगी, आप खुद उसको बैठ के लिख सकते हैं, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स, अभी टाइम है तो थोड़ा सा करें कंटिन्यू। 10 मिनट्स हैं, चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। इसी की है, अगर कर दें फर्स्ट कर दें। मैं थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा इंटरेक्टिव एक सेक्शन करना चाह रहा हूँ ना, पेपर बांट के करते रहे उनके अंदर एज इट इज। हाँ, हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। मैं एक इंटरेक्टिव सेशन करना चाह रहा हूँ आप लोगों से एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, या तो आप सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी में साथ साथ आप पढ़ तो लेंगे, मेरे से अच्छा पढ़ लेंगे आप, मगर जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी, मेरा बिलीव ये है कि आप ग्रुप स्टडी करते हैं ना, ग्रुप स्टडी में आपको चीज़ ज़्यादा याद रहती है एज कम्पेयर टू सेल्फ स्टडी। और जब ग्रुप स्टडी में आपके साथ कोई आपसे सीनियर या आपका उस्ताद या कोई भी बड़ा आदमी, कोई बड़े जो सीनियर होगा किसी प्रोफेशन में, आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा होगा ना, तो आपको कंसेप्ट अच्छी तरह याद होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एमसीक्यू है, और हम पढ़ते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंग्लिश ज्यूरिस्ट डैश वाज द among the first one to popularize the formalistic approach to law in Anglo-American history। 4 चॉइसेस दी हुई हैं इन्होंने। नंबर 1 जेरोम फ्रैंक, नंबर 2 बेंथम, नंबर 3 बेंजामिन एन कार्डोजो, एंड डी इज सर एडवर्ड कॉक। जोर से बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, ये चीज़ आपके, अब कैसे पता चला सर एडवर्ड कॉक है? और ये सवाल का आपको जहन में होना चाहिए। सिर्फ पूरे मजमे में भरे हुए 2 स्टूडेंट्स ने कहा कि सर एडवर्ड, बाकियों का नहीं पता था। अब तरीका ये है, अब ये कह रहा मैं दोबारा पढ़ूंगा इस एमसीक्यू को। इंग्लिश ज्यूरिस्ट डैश वाज अमंग द फर्स्ट टू पॉपुलराइज द फॉर्मलिस्टिक अप्रोच टू लॉ इन एंग्लो अमेरिकन हिस्ट्री। जो फॉर्मलिस्टिक अप्रोच थी लॉ से मुतल्लिक, उसका प्रोपाउंडर कौन था? सर एडवर्ड। फॉर्मलिस्टिक थ्योरी, पॉपुलराइज का मतलब उसके ऊपर पेशरफ्त की, स्टडी किया, उसको आगे लेके गया। ठीक है, फॉर्मलिस्टिक थ्योरी को जहन में रखें और सर एडवर्ड को जहन में रखें। अब आप एडवर्ड के अलावा 25 नाम और आ जाएंगे, ये बेंथम की जगह पे कोई और आ जाएगा, जेरोम फ्रैंक की जगह कोई और डाल देंगे, मगर आपके जहन में एडवर्ड रहना चाहिए, फॉर्मलिस्टिक थ्योरी। अच्छा, अब ये सवाल दूसरी तरह भी आ सकता है, अदर वे अराउंड। पॉपुलराइज का कोई उन्होंने दूसरा सिनोनिम डाल देंगे, तो आपके जहन में फॉर्मलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। सवाल अगर फॉर एग्जांपल मैं एमसीक्यू बनाऊं तो मैं ये लिखूंगा द इंग्लिश ज्यूरिस्ट डैश वाज द प्रोपाउंडर ऑफ, या प्रोपाउंडर ऑफ द फॉर्मलिस्टिक अप्रोच, या इंग्लिश ज्यूरिस्ट डैश was the successor, or he made a lot of efforts in the Anglo-American history on the formalistic approach. Number 2 is the realist movement। हमने अभी realist theory पढ़ी अभी कहीं, ठीक है। The realist movement which began in the late dash century। Number 1 A is 13th century, 2 is 17th century, 3 is 18th century, D is 19th century। How many says 19? एक मिनट, how many says 19? 1 2 3। And how many says 18? That is propounded in the 18th century।